इस कहानी के शुरुआत में हमें बाप और बेटे को दिखाया जाता है और ये दोनों इस समय एक बोट पर बैठकर एलिगेटर्स को पकड़ रहे थे और तभी अचानक से इसका बेटा टॉयलेट करने के लिए जंगल में चला जाता है और इसका फादर अकेला ही बोट पर बैठकर एलिगेटर्स को पकड़ रहा है। और जब यह वापस से अपने फादर के पास में आता है तो वह देखता है कि उसके फादर को किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से जान से मार दिया है। और इससे पहले कि यह कुछ और समझ पाता तभी कोई इसके ऊपर पीछे से हमला करके इसे भी जान से मार देता है। और इसकी ऐसी हालत को देखकर हम समझ जाते हैं कि इसे जान से मारने वाला कोई इंसान नहीं होगा। इसके बाद हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि इसके दोस्त ने इसे छोड़ दिया है, यानी कि इसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। और इसी वजह से बेन अपने दोस्त को भुलाने के लिए फेस्टिवल में जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती है जिसकी वजह से इसे फिर से अपने दोस्त की याद आने लगती है। और यहीं से बेन को एक हॉन्टेड टूर के बारे में पता चलता है और ये दोनों ही वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसका फ्रेंड मार्कस वहां जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन इसका दोस्त बेन मार्कस को अपने साथ में चलने के लिए मना ही लेता है और यह दोनों अब उस टूर पर जाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। और इस शॉप का ओनर इन्हें बताता है कि वह किसी को भी टूर पर लेकर नहीं जाता, लेकिन इस शॉप का ओनर इन्हें दूसरा एड्रेस बताता है। और इसके बाद ये दोनों ही उसी एड्रेस में चले जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम डैनी है, जो कि इन सभी को टूर पर लेकर जाने वाला है। और वहीं पर हम दो मॉडल को भी देखते हैं जो अपने डायरेक्टर के साथ में आई थी। इसके बाद इन सभी को टिकट दे दिया जाता है और टिकट लेने के बाद ये सभी बस पे चले जाते हैं जिसमें और भी लोग पहले से मौजूद थे इस टूर पर जाने के लिए। इसके बाद डैनी इन सभी को एक नदी के पास में लेकर जाता है। इसके बाद डैनी इन सभी को एक बोट पर बैठाकर बोट को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी इन्हें उस जगह पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन यह लोग इसे पागल समझते हैं और इससे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद ये सभी उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना था और यहाँ पर डैनी इन सभी को यह जगह दिखाने लगता है और इन सभी को वहाँ पर एक घर नजर आता है। डैनी इन सभी को बताता है कि यह घर विक्टर क्रॉरी का है और यह ये भी बताता है कि विक्टर देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके फादर ने एक हैचेट की मदद से उसे जान से मार दिया। और आज भी विक्टर की आत्मा अपने फादर को इस जंगल में खोज रही है। और तभी मेरी बेथ कहती है कि यह कहानी जो तुम मुझे सुना रहे हो वह बिल्कुल ही फेक है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद इनका बोट एक पत्थर के बीच में फंस जाता है और यह सब बोट से निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। यह लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं अपने बोट को पत्थर से हटाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और अब ये लोग इस बोट में फंस चुके हैं। जिम एक पेड़ की मदद से किनारे तक जाने की कोशिश करता है और इसका पैर एक एलिगेटर्स पकड़ लेता है, लेकिन तभी मेरी बेथ अपने गन से इस एलिगेटर को जान से मार देती है, जिसकी वजह से जिम की जान बच गई थी। और इसके बाद ये सभी उस पेड़ की मदद से किनारे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यह लोग अब इस जंगल में फंस चुके थे, इसलिए यह लोग डैन से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं। लेकिन डैनी इन्हें कहता है कि मैं एक असली टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ, मेरे भाई ने मुझे पैसे कमाने के लिए इस जंगल में भेज दिया। और यहाँ पर डैनी अपनी बातों को बदलते हुए मैरी से पूछता है कि तुम्हारे पास में यह गन आया कैसे। और मेरी बेथ इन्हें बताती है कि 2 दिन पहले मेरे फादर और मेरे भाई इस जंगल में आए थे एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद वह दोनों वापस नहीं आए। और इसकी बातों से हम समझ जाते हैं कि जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है वे दोनों ही इसके फादर और ब्रदर थे। और यहाँ पर मेरी बेथ अपने फादर को खोजने के लिए इस जगह पर आई है। इसके बाद मेरी बेथ इन सभी को इस जंगल के किस्से बताती है और कहती है कि यह जंगल विक्टर क्रॉरी का है और यह बताती है कि विक्टर बचपन में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था और उसके फादर अपने बेटे को सभी से छुपा कर एक घर में बंद करके रखते थे, क्योंकि उसका
बस एक ही बेटा था, लेकिन बाकी के बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाते थे। इसलिए इसके फादर इन सभी से दूर एक जंगल में जाकर रहने लगते हैं ताकि इन्हें कोई परेशान ना करे। और जब एक दिन विक्टर के फादर घर पे नहीं होते हैं तो कुछ बच्चे विक्टर को परेशान करने के लिए उसके घर में चले जाते हैं और यह बच्चे पटाखे को जलाकर उस घर में फेंक देते हैं ताकि वह विक्टर को डरा सके। लेकिन इस पटाखे की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और यहाँ पर विक्टर इसी घर में फंस जाता है। और तभी इसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और विक्टर के फादर को देखकर ये सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। विक्टर के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए एक हैचेट की मदद से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे क्या पता कि दरवाजे के पीछे इसका बेटा है, जिसकी वजह से विक्टर अपने फादर के हाथों ही मारा जाता है। और 10 सालों के बाद विक्टर के फादर की भी मौत हो जाती है। और बस उसी दिन से विक्टर अपने फादर को इस जंगल में खोजता है, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और यह लोग कहते हैं कि हमने तो विक्टर का घर पीछे छोड़ दिया है। और इसके बाद मैरी बेथ इन सभी को विक्टर का असली घर दिखाती है और इन्हें बोर्ड तक जाने के लिए इसी रास्ते से जाना था। और तभी इन सभी को बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग उस घर की ओर जाना नहीं चाहते। लेकिन जिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए इसकी दोस्त जिम को लेकर उस घर की ओर जाने लगती है। और जब ये दोनों उस घर तक पहुंचते हैं तभी विक्टर घर से बाहर आकर एक हेचेट की मदद से जिम को जान से मार देता है। और यह देखकर सेलेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उससे भी पकड़कर बहुत ही बेरहमी तरीके से जान से मार देता है। और यह सब देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन मैरी बेथ अभी भी वहीं पर खड़ी होकर विक्टर के ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन विक्टर पर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। और जैसे ही विक्टर नीचे गिर जाता है तभी मैरी बेथ भी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर वापिस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर विक्टर का घर है। इसके बाद मैरी बेथ और बैन कुछ हथियार लेने के लिए विक्टर के घर में जाते हैं और तभी मैरी बेथ को वहाँ पर उसके फादर और उसके भाई की डेड बॉडी नजर आती है, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। और अपने भाई और पिता की ऐसी हालत को देखकर मैरी बेथ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे विक्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। घर के बाहर हम मॉडल जेना को देखते हैं और तभी वहाँ पर विक्टर आकर मॉडल जेना को पकड़ लेता है और विक्टर बहुत ही भयानक तरीके से मॉडल जेना को जान से मार देता है। और यह सब कुछ मेरी बेथ भी देख रही थी और यह सब देखकर मेरी बेथ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह विक्टर के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन बैन किसी तरह से मेरी बेथ को यहाँ से लेकर जाता है। तभी हम एंड्रियो को देखते हैं जो विक्टर को जान से मारने का कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता, जिसके बाद विक्टर उसका गला ही काट देता है। और अब इन सभी को यह एहसास हो जाता है कि वह विक्टर से बच नहीं सकती, इसलिए ये सभी विक्टर को जान से मारने का सोचते हैं। तभी बैन मेरी बेथ को बताता है कि उसने विक्टर के घर में केरोसिन के डिब्बे को देखा है, क्यों न हम केरोसिन का यूज करके विक्टर को जलाकर जान से मार दे। इसके बाद ये सभी ऐसा ही करने का सोचते हैं और अब ये चारों विक्टर के घर के पास में चले जाते हैं। विक्टर के घर के बाहर मैरी बेथ और मार्कस होते हैं जो विक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी बीच बैन घर के अंदर केरोसिन को खोज रहा है और दूसरी ओर मॉडल मिस्टी भी खड़ी होती है। तभी हम बैन को देखते हैं जिसे केरोसिन मिल जाता है, लेकिन तभी इसके ऊपर मॉडल मिस्टी की डेड बॉडी आकर गिरती है और यह सब देखकर बैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और जब विक्टर बैन के ऊपर हमला करने वाला था तभी मैरी बेथ विक्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद बैन भी केरोसिन को विक्टर के ऊपर डाल देता है और ये दोनों मिलकर विक्टर के घर में आग लगा देते हैं। लेकिन इन तीनों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ आग भी बुझ जाता है। और अब इसके बाद इन तीनों को यह एहसास हो जाता है कि वह विक्टर से बचने वाले नहीं और ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बहुत ही तेजी से भागते हैं। लेकिन तभी विक्टर मार्कस को पकड़कर उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को तोड़ मरोड़ देता है, जिसकी वजह से मार्कस की यहीं पर मौत हो जाती है और बेन अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर नहीं पाता। और अब इसके बाद विक्टर लोहे के गेट में से
से एक सरिया निकाल कर बेन की ओर फेंकता है और यह लोहे का सरिया सीधा बेन के पैर के अंदर में जाकर घुस जाता है, जिसके बाद विक्टर भी इनकी ओर तेजी से आता है और अब इन दोनों को अपने सामने अपनी मौत नजर आती है। लेकिन यहाँ पर बेन बड़ी चालाकी से लोहे की सरिया को विक्टर की ओर कर देता है, जिसकी वजह से यह लोहे का सरिया विक्टर के अंदर घुस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों ही नदी के पास में आ जाते हैं और ये दोनों एक बोट पर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इन दोनों को ऐसा लगता है कि यह विक्टर से बच चुके हैं। और तभी अचानक से मैरी बेथ पानी में गिर जाती है, लेकिन मैरी बेथ किसी तरह से अपने आप को संभाल कर पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है और तभी से बेन का हाथ दिखाई देता है और वह उस हाथ को पकड़कर ऊपर आ जाती है तो वह देखती है कि बेन का हाथ तो विक्टर के पास है, जिसके बाद मैरी बेथ जोरों से चिल्लाती है और ये कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।